Okay, can I start? Everybody, so we are starting a new topic today, project risk assessment. अब ये टॉपिक अपने आप में एक्चुअली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही पार्ट है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से अलग सीखना चाहिए। है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही पार्ट, बट अपने आप में ये चैप्टर का ऐसा मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा वेटेज है, और हमने उसको उसकी सेपरेट आइडेंटिटी के हिसाब से ही सीखना चाहिए। ये चैप्टर उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं सीए बनने के बाद अपना बिजनेस स्टार्टअप करने का सोच रहा है। नाउ सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज आज हमें 10-15 मिनट 20 मिनट डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज अगर कोई भी बिजनेस का है तो आपको जानना है उस बिजनेस का वैक, उस बिजनेस का वैक। और वैक अगर किसी को नहीं पता है तो इट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हम लोगों ने इंटर लेवल पर बहुत ज्यादा किया हुआ है, इस पे खास एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलकर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एकदम आराम से आप ये समझिए कि ये इतना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जब भी कोई भी बिजनेस करने का सोचोगे, आपको सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप उस बिजनेस में वैक से ज्यादा रिटर्न बना सकते हो कि नहीं। यस और नो। अब जैसे मैं गुजराती हूं तो बहुत बार ऐसा होता है ना, और सबका ही होता है, अब आजकल सभी बिजनेस माइंडेड है। हम कोई भी चीज देखते तो हमें लगता है इसमें बहुत स्कोप है, इसमें तो अच्छा कमाई है। बट अगर हम उसमें और डीप डाइव करें, कमाई किसमें नहीं है, सब में ही है, इसलिए तो सब लोग सब कर रहे हैं दुनिया में। यस और नो। अगर कोई चीज में कमाई नहीं होती तो वो काम कोई करता है क्यों। लेकिन कहीं पे आप जब भी अपने बिजनेस के लिए किसी से पैसे मांगोगे, सबसे बड़ा आइडिया सबके पास है। मेरे पास तो ऐसी ऐसी आइडिया है पूछो मत। बट वो आइडियाज के लिए क्या चाहिए होता है, अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है, फंडिंग। तो आपको नहीं लगता मैम फंडिंग में जब भी आप किसी से पैसे मांगोगे, सामने वाला आपको बोलेगा कि तुम कितना रिटर्न बना के दे सकते। देखिए अल्टीमेटली एवरीथिंग इज रिटर्न 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 रिटर्न। आर यू गेटिंग दिस। और अगर आपका रिटर्न का जो नंबर है, अभी तो मैं डीप अंदर घुसने वाला हूं। आज कोई बिजनेस की बात हो रही है और आपने ऐसा उसको बोल दिया, सर 25% तो हम रिटर्न आराम से देते। लेकिन आपको क्या पता आपके बिजनेस का आगे जाके वैक अगर मैंने निकाला और वो वैक ही 30% निकला तो क्या मतलब फिर ये 25% का। आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग मेरे बिजनेस से कितनी अपेक्षा रखते हैं, कितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लोग मेरे बिजनेस से, मेरे इन्वेस्टर्स मेरे बिजनेस से कितना रिटर्न की अपेक्षा कर रहे हैं, वही तो है वैक। उतना रिटर्न तो आपको बना के ही देना पड़ेगा सर। अगर आपके मुंह से कहीं से भी गलती से उससे कम नंबर निकला तो समझ लीजिए कोई आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा नहीं। क्या ये सबको क्लियर समझ में आ रहा है। तो अब ये कैसा समझ में आए, कैसे समझा जाए कि मेरे को कितना रिटर्न बोलना चाहिए सामने वाले को। और आपको लगता है कि सेफर साइड पे कुछ भी एक अनाप शनाप बड़ा नंबर दे देता हूं कि हम लोग 80% रिटर्न तो देते ही हैं, और बाद में वो नहीं बना तो क्या करेंगे। तो आप यू हैव टू बी रीजनेबल, बट यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। आप कुछ भी नंबर ऐसा नहीं बोल सकते। तो अब वो नंबर को कैसे ढूंढने का, वो कैसे पता चलेगा। ध्यान से समझिए। समझ लो आप एक बिजनेस करना चाह रहे हो, एयरलाइंस। अब आप कहेंगे सर आप औकात से बाहर नहीं जा रहे। अब जा रहे हैं बड़ा ही सोचेंगे। आप सोच रहे हो कि एयरलाइंस का बिजनेस करने का है, अपने को एयरलाइंस चालू करने का। आपको लगता है लास्ट कोविड के बाद 4 साल 5 साल, अब बहुत ज़्यादा एयरलाइंस बंद हो गई है पिछले 4-5 सालों में। यस।
और इंडिया का जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे, यस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ता जा रहा है. इट इज ऑलवेज अ चॉइस बिटवीन मनी एंड टाइम. जहां पर इंडियंस पहले टाइम बर्बाद हुआ तो चलता, बट पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए, ये थॉट प्रोसेस से चलते थे. आज अपन ये सोचते हैं कि पैसा थोड़ा गया तो चलता, बट टाइम नहीं जाना चाहिए, राइट. और उसके लिए आने वाले 10 15 20 सालों में एयरलाइन का बिजनेस इज खतरनाक, बिकॉज सबको ही टाइम बचाना है. तो ऑब्वियसली द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज, आपको एयरलाइन बिजनेस करना है, यस और नो. अब मेरे को बताइए, आपको एयरलाइन बिजनेस करना है और आपके सामने 10 15 लोग खड़े भी आपको पैसे देने के लिए, इतना विश्वास है उनको आपके ऊपर, बिकॉज आप सीए हैं. उनको मालूम है, अरे सीए तो क्या हुआ, फ्रेशर है तो क्या हुआ, नॉलेज बहुत है इसके पास, तो दे आर रेडी टू पुट मनी. बट आपको उनको एक नंबर देना है, एक नंबर देना है कि भाई कितना रिटर्न बना के देगा तू. क्या लगता है, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज द रिटर्न दैट यू विल बी रेडी टू, यू नो, कि भाई मैं इतना रिटर्न तो आपको बना के दे ही सकता. क्या नंबर आप बोलेंगे? आप मेरे को एक तो नंबर बोल सकते हो, और उस नंबर के साथ साथ अगर आप अपना कुछ रीजन, कुछ बैकिंग दो तो और भी अच्छा. यस, शुरू करते हैं यहाँ से मैम. अगर आपको थोड़ा समय लगता है तो मैं बात आगे बढ़ता हूँ मैम. आपके सामने इन्वेस्टर्स हैं और वो पूछ रहे हैं कितना रिटर्न बना के देंगे, क्या लगता है आपको? कोई भी जवाब दे सकते हैं, यहाँ पे सर. इनिशियली तो रिटर्न नहीं बनेगा, दैट इज ओके, इनिशियली तो हम भी चलेगा. भाई लॉन्ग टर्म में तो बताओ कितना रिटर्न बनेगा क्या, और वो नंबर आप कहाँ से ला रहे हो, एक नंबर बताइए और वो नंबर की बैकिंग बताइए. आज मैं सच में आपका दिमाग खोल दूंगा, अगर आपको सच में दिमाग में कुछ बिजनेस आइडिया और आपको समझता है धंधा कैसे करना है. यस, बताइए सर. इनिशियली तो ठीक है, बाद में तो बनाना है ना. बाद में कितना बनाएगा? वैक के थोड़ा ऊपर. अब ये मेरा ही बिल्ली मुझसे म्याऊ हो रहा है, तो वैक के थोड़ा ऊपर. ये कैसे पता चलेगा कि आपका वैक क्या है? अब मैं आप जाइए डीप, मैं आपके साथ और डीप जाऊंगा. आप बताइए वैक कैसे पता चलेगा आपको अपना? अच्छा, मतलब मैं, आप क्या निकालेंगे मैम, पैट? वो तो वो 100 बोलेगा. वो तो, उनको पूछना ही नहीं रहता. उनको ऐसा थोड़ी है, मेरे को ऐसा थोड़ी होता है, नहीं नहीं, उनको पूछेंगे वो तो कुछ भी बोलते हैं. एब्सोल्युटली परफेक्ट. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो होता है एग्जिस्टिंग बिजनेस कितना बना रहे वही सेक्टर. कोई भी धंधा शुरू करने का है तो सबसे पहला यही रहता है कि अभी मैं जो शुरू करना सोच रहा हूं उसमें लीडर जो है वो क्या कर रहा, उसके पीछे के टॉप 2 टॉप 3 टॉप 4 टॉप 5 लोग क्या कर रहे, वो कितना रिटर्न बना रहे. यही मुझे आंसर की अपेक्षा थी. बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले आपको चेक करना है कंपटीटर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं. समझ लीजिए अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर पिछले 50 साल से उसमें ऑपरेट कर रहा है, मतलब उसको इन आउट सब आता है. और समझो अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर सर 15% के ऊपर नहीं जाता, तो देखिए, फालतू मोटिवेशन वाली बातें करनी है तो यूट्यूब पे बहुत है. आप ऐसा बोलेंगे कि आप 15 साल से 15% वो कर रहा है 50 साल से, हम तो अभी 2 साल में 25 30% दे देंगे, ऐसा नहीं होता. वो भी एड़े नहीं है, सब अपना दिमाग लगा रहे हैं. हाँ, आप बोल सकते हो, इतना कोई वास्ट डिफरेंस नहीं होता कि 50 साल से कोई कंपनी 15% रिटर्न बना रही है और आप बोल दोगे कि मैं 25 और 30 और 35 और 40 कर दूंगा. हो सकता है आपके पास कुछ इनोवेशन हो, कुछ टेक्नोलॉजी हो, कुछ ऐसा रिसर्च किया हो, तो आप 16 17 18 19 कुछ कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं होता. तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का, देखो क्या हो रहा है. यस और नो, एवरीबडी समझ रहा है ना? अब थोड़ा ध्यान से देखिए मैं क्या सिखा रहा हूं. ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट है. अब आपको एयरलाइन शुरू करना है. यहां पर होते हैं हर कंपनी के
असेट्स, और हर बिजनेस के असेट्स को एक चीज जो लगती है वो है रिस्क। हर बिजनेस के असेट को अगर कोई चीज दिक्कत देती है तो वह है रिस्क। कौन सा रिस्क? सिस्टमैटिक रिस्क। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल। एयरलाइन सेक्टर के लिए सबसे बड़ा रिस्क, एक बहुत रिस्क है एयरलाइन सेक्टर को, तो सबसे बड़ा एक रिस्क होता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज एयरलाइन सेक्टर में अगर आप उनका पीएनएल देखेंगे सर, 50, 60, 70% इसमें से आएगा आवाज, 50, 60, 70% सारा एक्सपेंस, अभी भी आ रहा है क्या? 50, 60, 70% सारे खर्चे फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके खर्चे में सबसे बड़ा खर्चा क्या है? ऑयल, है ना? कुछ भी बकवास बातें नहीं करना, ठीक है? ऑयल। प्लेन को कैसे उड़ाएंगे? धक्का मार के? नहीं। प्लेन में अभी इलेक्ट्रिक टाइम है, अपने अपने को टाइम लगेगा। अपन देखिए, मतलब इंडिया 100% फुल स्पीड से बढ़ रहा है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। इलेक्ट्रिक प्लेन सब कुछ बातें बातें नहीं करना, ओके? इधर टू व्हीलर जल रही खड़े खड़े रोड पे चल रही है, प्लेन ऊपर जाएगा, मुझे डर लग रहा है, तो कुछ भी करना नहीं, ओके? आ गया? ये इसमें से नहीं है ना? मुझे डर लग रहा है। तो हर बिजनेस के असेट्स को लगता है रिस्क। जैसे एयरलाइन सेक्टर को सबसे बड़ा अगर कोई रिस्क है तो मैंने बोला फॉरेन रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क लगता है। आप सोचिए ना, उनका तेल, ऑयल के रेट्स इधर उधर हो गए ना, पूरा पूरा उनका उनका कैलकुलेशन, उनका डायनामिक पूरा चेंज हो जाता है। आप सोचिए, डॉलर 80 रुपया है, अगर वो 81, 82, 83, 84 हो गया ना, पूरा उनका गेम ही चेंज हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता आप करने का क्या। अरे यस और नो। और इनकम पूरा इंडिया में, और आपको मालूम है इंडियंस को चाहिए डिस्काउंट, एक पे चार फ्री। कैसे होगा ये सब? तो हर बिजनेस के असेट्स को लगता है रिस्क, विच वी विल डिनोट बाय बीटा ऑफ असेट। एकदम आराम से, चिल, रिलैक्स, आधा घंटा आज 10 क्वेश्चन है चैप्टर में, 5 आज करेंगे, 5 कल करेंगे, आराम से। बीटा ऑफ असेट, बीटा ऑफ असेट का मतलब है उस सेक्टर के असेट्स को लगने वाला रिस्क, is denoted by beta of asset. Now this is constant for every sector. It is constant for every sector, and it never changes just because of my capital structure. सर ये आप क्या है, इंटर के एक एक चैप्टर ला रहे हो? कैपिटल स्ट्रक्चर का अलग होने से ये रिस्क अलग नहीं होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अभी एक एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है सर, उनका इक्विटी 50% है और उनका डेट 50% है। इक्विटी एंड डेट दोनों 50-50% है, और मैं बिजनेस करने वाला हूं 100% इक्विटी लगाकर। मैम आई विल टेक जीरो डेट। डू यू रियली फील, जस्ट मेरा मेरा वे ऑफ क्वेश्चन से हाँ ना मत करिए, क्या आपको सच में लगता है उस पर्टिकुलर बिजनेस जो 50% घर का और 50% डेट लगाकर धंधा कर रहा है, और मैं 100% अपना घर का पैसा लगाकर धंधा कर रहा हूं, उसके बिजनेस को लगने वाला रिस्क और मेरे बिजनेस को लगने वाले रिस्क में फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, होगा कि नहीं होगा? सो 99% जब भी हम ये क्वेश्चन पूछते हैं लोगों को लगता है होगा। द करेक्ट आंसर इज नहीं होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक एयरलाइन है, 50% असेट है, 50% डेट है, और एक एयरलाइन है 100% इक्विटी है।
दोनों अपना प्लेन लेके पेट्रोल भराने गए। दोनों अपना प्लेन लेके पेट्रोल भराने गए। पेट्रोल भरने वाला पूछ रहा, हाँ भाई कितना डालूं? प्लेन वाला बोल रहा फुल कर दो। पहला प्लेन कोई तो भी स्पेसिफिक रेट से आपने भर दिया। दूसरा प्लेन एयरलाइन जो 100% इक्विटी है, वो बोल रहा हाँ भाई आपका कितना? बोले फुल कर दो। मेरे को बताइए, रेट ऑयल का अलग रहेगा कि सेम रहेगा? नहीं तो आप तो बोले ना कि इसमें रिस्क जो तो अलग रहेगा, तो अपन उसको ऐसा बोलेंगे ना, ये तेरे को मालूम है क्या, हम लोग 100% इक्विटी कंपनी। तो क्या डॉलर का रेट सबके लिए सेम है, फॉरेन एक्सचेंज रेट सबके लिए सेम है। मेरे को बताइए एक ऐसी कंपनी जो 100% इक्विटी और एक ऐसी कंपनी जो 100% डेट है, और मैं कहता हूं कि भारत में अभी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो दोनों को महंगाई लगता है कि एक को लगता है और एक को नहीं लगता है? नहीं मतलब मार्केट में आप कुछ लेने जा रहे हो तो सब चीजें महंगी हो गई है, तो जो पूरा 100% इक्विटी है वो जाके कहता है ये मुझे कहाँ इन्फ्लेशन लगा रहे हो, हम तो 100% इक्विटी फाइनेंस्ड। द थर्ड रिस्क इज ह्यूमन टर्नओवर, लेबर टर्नओवर, बिगेस्ट चैलेंज इन टुडेज टाइम्स, बिकॉज हमारे दादा और नाना को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, हमारे मम्मी पापा को थोड़ा और कम स्ट्रगल करना पड़ा, हमें कुछ भी नहीं करना है। आगे वाली जनरेशन को तो बस जन्म लेना है, खाना है और जाना है। इट इज अ फैक्ट एंड वी कैन सी, आई कैन सी, बिकॉज द रीजन इज, पहले अपने मम्मी पापा दादा दादी एक जगह पर 25-25 साल काम करके निकाल लेते थे। उनका एम्प्लॉय बॉस कुछ भी गाली दे, कितना भी इंसल्ट करे, कुछ भी ईगो पे हर्ट करे, उन्होंने 25-25 30 साल निकाल लिए। बट आज का जो यूथ है, जब वो कोई डिग्री लेता है और जब वो जॉब ढूंढ रहा है, तो उसका बेसिक एमिनिटीज या नीड्स इससे पूरा ही नहीं हो रहा। उसका ये सब बेसिक नीड्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ। तो व्हेन ही इज सर्चिंग फॉर जॉब, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, ही इज इंटरेस्टेड इन एक रिस्पेक्टेबल, मुझे पोजीशन मिल जाए, मेरे को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल जाए, मेरे को सैटरडे संडे नहीं आना है तो मैं नहीं आऊंगा, पगार काटने का तो काट लो, पापा ने बहुत जमा के रखा है। उसका बेसिक नीड्स हैव बीन सॉर्टेड, आप समझ रहे हो? इसीलिए लेबर टर्नओवर आज बहुत फास्ट हो जाता है। आज किसी ने भी कुछ बोला तो कल से नहीं आऊंगा, कल से नहीं आऊंगा। आप भी अगर अपने सराउंडिंग्स में ये देख रहे होंगे यार, समझ रहे होंगे हमें जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसा। आप बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीबडी, यस। तो labor turnover is the biggest very big challenge in every sector. Now just imagine ना, एक एयरलाइन कंपनी है, उसमें अचानक से पायलट्स का एक एसोसिएशन है, और वो एक 10-12 पायलट आकर बोल दिए सर हम छोड़ रहे हैं सर। तो वो एयरलाइन बोल रही है अरे बट क्यों, वी आर 100% इक्विटी फाइनेंस्ड। नहीं सर, एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, आप 50% डेट और 50% इक्विटी होते ना, तो मैं ये नहीं बड़ा भी हम छोड़ रहे हैं आपके। ऐसा ऐसा कोई भी रिस्क नहीं होता जो कैपिटल स्ट्रक्चर के वजह से चेंज होता है। आज ये मेरे वाक्य को समझ लीजिए, बिजनेस को चलाने का रिस्क, सामने 2 होटल है, आप ये देख के जाते क्या, ये होटल 100% कर्ज पे चल रही है, इधर मैं मंचा सूप नहीं पीऊंगा, ये अच्छा है, 100% इक्विटी है इसलिए ये चल रहा है। ऐसा होता है क्या? मेरे को बताइए होटल के लिए रिस्क क्या है, होटल के लिए क्या रिस्क है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रिस्क को चेंज करता है क्या? बड़ी आप ये सोचिए, जीवन में अगर कैपिटल स्ट्रक्चर ही रिस्क को चेंज करता, तो हम सब वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे नहीं पहुंच जाते जहां पे रिस्क एलिमिनेट हो जाती, वहां पे रिस्क एलिमिनेट हो जाती। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर से रिस्क अगर चेंज होने लगे, तो हम सब वो ऑप्टिमम मिक्स ऑफ डेट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर करके अपना काम निकाल लेते थे। यस और नो? ऐसा नहीं होता। आर यू गेटिंग दिस? सो नंबर 1 पॉइंट आज के बाद, इतना भाषण करने के बाद बता रहा हूं, the systematic risk that affects your business, that affects your assets, never changes just because your capital structure is different from your competitor. उससे कोई फर्क नहीं गिरता। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू? एवरीबडी, पक्का? नाउ सो आप क्या करने वाले हो? आप करने वाले हो,
अपने कंपटीटर का बीटा ऑफ असेट कैलकुलेट। ध्यान से देखना, द फॉर्मूला इज एकदम केयरफुली समझना है। क्या बोला मैंने? बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। मतलब दोनों में डिनोमिनेटर में, आप भी समझ रहे होंगे, मैं ये वेट्स कर रहा हूं एक तरह से, ये वेट्स चल रहे हैं डिनोमिनेटर में। व्हाट आई एम डूइंग, डेट प्लस इक्विटी। तो जब बीटा ऑफ इक्विटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इक्विटी अपॉन टोटल, जब बीटा ऑफ डेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डेट अपॉन टोटल। सर इसमें ऐसा करोगे क्या, बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन टोटल प्लस बीटा ऑफ डेट into debt upon total plus beta of preferences into preferences upon total? Yes, we can do that. We can 100% do that. But I hope you understand, whenever any theory is developed in finance, we always consider debt and equity as two major class, as two major ways of doing funding, right? एक मतलब कर्ज और एक अपना खुद का पैसा. Now in finance, my friends, beta of debt is always considered zero. This is something that I need not teach you, and it should not be as a shocking, because debt, risk free, security, beta, zero, बहुत सिखाया, अब मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा. Beta of debt is always considered as zero, and that is why in your modules, in YouTube, in that tube, in pipe, everywhere the formula is only this much. But if it was very important for me to teach you कि boss formula है ना, ऐसा नहीं बना है. Formula है beta of asset is equals to beta of equity into equity upon debt plus equity plus beta of debt plus debt 1 minus t upon debt plus equity. But just because के beta of debt is zero, formula इतना ही रहा है, formula इतना ही है. बाकी एक्चुअल में फॉर्मूला जो है मैम वो पूरा ऐसा है. अब समझे ना आप एवरीबडी? तो एक मिनट, ये एयरलाइंस जो है, ये जो एयरलाइंस है, ये अब मैं मेरा नाम डाल देता हूं, कोनेक्स एयरलाइंस, ये हमको चालू करने का है, ठीक है? तो मैं ये जो बीटा ऑफ एसेट निकाल रहा हूं, ये मैं किसका निकाल रहा हूं? वेरी गुड, एग्जिस्टिंग एयरलाइन कंपनीज का निकाल रहा हूं, एग्जिस्टिंग एयरलाइन कंपनीज का निकाल रहा हूं. बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए सर, इतना बेहतरीन सिखाऊंगा मैं ये आपको. सम आप बोलेंगे क्या सम क्या करता, चलो ऐसे ही कर चलते. ये मैं किसका निकाल रहा हूं? कंपटीटर का निकाल रहा हूं. आप सिर्फ इस पे फोकस दीजिए. अब एक व्यक्ति, एक कंपनी का बीटा ऑफ इक्विटी कैसे निकालने का, अब इस पे अपन ने 100 सम कर दिए. बार बार कितनी बार करेंगे, सबको मालूम है बीटा कैसे निकालना है. जन्म से निकाल रहे हैं हम, बीटा इज इक्वल्स टू आर इनटू कोवेरिएंस अपॉन, वो सब कर लिया हमने. तो बीटा वहां से मिल जाएगा. तो 2 मिनट के लिए हम ऐसे समझते हैं, इंडिगो एयरलाइंस एग्जांपल ले रहा हूं, इंडिगो एयरलाइंस इज अ लिस्टेड कंपनी, तो उसका बीटा मिलना आसान है. तो मैं क्या करने वाला हूं, उसका बीटा लेगा यहाँ पे इनटू, और मैं उसकी बैलेंस शीट को देखकर कितना घर का पैसा है और कितना कर्ज का पैसा है, व्हाट इज इक्विटी एंड व्हाट इज डेट, मैं वो भी निकाल सकता हूं. तो यहाँ पर जो भी इक्विटी रहेगा मैं इक्विटी डालेगा, यहाँ पर डेट. आई होप यू अंडरस्टैंड ना. बार बार अब सीए इंटर में वी हैव डन द डेट इज अ टैक्स सेविंग पोर्शन, राइट? सो इट्स नेट ऑफ टैक्स, दैट्स व्हाई डू 1 माइनस टैक्स, राइट? तो ये करूंगा मैं, बीटा करेगा, और मेरे को क्या आएगा? बीटा ऑफ असेट. ऐसा मेरे को बीटा ऑफ असेट आ जाएगा. अब बीटा ऑफ असेट क्या है मैम, कौन बताएगा फिर से? बीटा ऑफ असेट क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ असेट. और आगे क्या बोले आप? सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ. अब देखो इसने क्या बोला, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ असेट्स with respect to competitor. But can I say this beta of asset
is not only the risk with respect to asset of competitor, but for every airline company. बिकॉज पिछली 15 मिनट से मैं बता रहा हूं कि हर बिजनेस को लगने वाले रिस्क, हर बिजनेस के असेट्स को लगने वाले रिस्क सेम ही रहते हैं. अब जिनको अच्छा समझ रहे हैं, जो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इक्विटी अपॉन टोटल विद बीटा, मैं वो बीटा इक्विटी को न्यूट्रल बीटा बना रहा हूं. मतलब वो जो बीटा ऑफ इक्विटी है, इट इज लाइक ऐसा एक केमिकल सोल्यूशन जिसके अंदर कुछ केमिकल डाला गया था. और वो केमिकल क्या डाला गया था? इंडिगो का डेट और इंडिगो का इक्विटी. जब मैं ये फॉर्मूला लगाकर बीटा ऑफ एसेट निकालता हूं, तो मैंने उसमें से वो निकाल दिया, और अब ये प्योर वाटर है, विच इज बीटा ऑफ एसेट, विच इज नॉट ओनली फॉर इंडिगो बट ऑल्सो फॉर मी, फॉर स्पाइस जेट, फॉर इंडियन एयरलाइंस, फॉर एवरीवन. Now what I will do, I will keep this as constant. I will keep beta of asset as constant. So let's say my beta of asset was 1.2. I will keep that 1.2 as constant. And I'll apply the same formula again. No? I don't know how many people are understanding. Now I will put यहाँ पर क्या? Debt and equity values of my company. खतरनाक है कि नहीं चैप्टर? Considering the beta of asset, considering the beta of asset as constant, because it is applicable for our airline companies. Now I will put equity मेरा, debt मेरा. मैं मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर का नंबर्स डालेगा, और उससे मेरे को क्या निकलेगा? मेरा बीटा ऑफ इक्विटी. मैं मेरा बीटा ऑफ इक्विटी निकालेगा. यस और नो? एंड बचपन से सीखे थे, यही तो वो बीटा है. एक बार मेरा बीटा आ गया तो मैं निकाल सकता हूं कि लोग मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे. और ये भी तो मालूम है I can get my whack. Once I get my whack, I will clearly understand इतना तो रिटर्न मेरे को बनाना ही पड़ेगा, वरना वरना कोई इन्वेस्टर मेरे को नहीं मिलेगा. बताइए कितना ब्यूटीफुली समझ में आ गया. अगर मैं समराइज करूं, अगर मैं आपके लिए समराइज करूं, तो हम कैसे करेंगे? सुन लीजिए ना. पहले स्टेप 1, कैलकुलेट द बीटा ऑफ असेट of any competitor using the formula beta of asset is equals to beta of equity into equity upon debt 1 minus tax plus equity, in which beta of equity will be of that competitor and debt and equity values will be also of that competitor. You will get beta of asset, but that beta of asset is not of that competitor, but that beta of asset is the systematic risk of the asset of that whole sector. Now let's keep that as constant. Use our debt equity, use our capital structure ratio, and calculate our beta of equity. Once we get our beta of equity, we will put that in required return formula of CAPM. And that required return is nothing but the K, which is nothing but the equity investors expectation. And use that K in my WACC formula. I get what overall investor community will expect from my company. उतना रिटर्न अगर अपन बना के दे रहे, जय हो. उससे कम आइडिया को ड्रॉप करो, काम धंधे पे लगो. इज दिस क्लियर एवरीबडी? सच्ची दोस्त एकदम अच्छी तरह से. इसीलिए मैं इसको कभी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ क्लब नहीं करता हूँ. आप देखेंगे ना, कुछ भी बताते लोग, बट सॉरी मैं कुछ भी बंदा लोकल है, वो नहीं अच्छा मजा नहीं आता उसमें. ऐसे अलग से ही सीखना होता है उसको. क्लियर है? ये समझा सबको? मैं यहाँ तक क्या बोला? अच्छा, दूसरी चीज. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड. इट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन. When you want to calculate beta of asset, where you will be taking the beta of equity of your competitor, right? ऐसा हम लोग कहते हैं
कि जो कंपटीटर का बीटा ऑफ इक्विटी और कैपिटल स्ट्रक्चर ले रहे हो वो अपने औकात का, अपने लेवल का लेना है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप सीए बन गए, आपको लगता है होटल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कुछ करना है, और होटल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तेरे को एक चाय का टपरी खोलना है। क्या कुछ करेंगे? अब सोचो ना, नॉलेज तो तुम्हारे में भरपूर है और सोच तो तुम्हारी इतनी अलग लेवल पे है कि बस। तो आप क्या कर रहे हो, थोड़ा समझिए। आप क्या कर रहे हो? यू आर टेकिंग द बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ ताज होटल्स and taking their debt equity ratio and getting beta of asset and keeping that beta of asset as constant. You are taking, मेरा तो equity 100% है, and then you calculate the risk that is applicable to your assets, which is the the rekdi, is way much different as compared to what the Taj hotels को जो उनके assets है उनको जो risk लगता है। तो हमेशा हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट चैप्टर प्रैक्टिकली कभी लगाओ तो थोड़े, हाँ, थोड़े नॉर्मल वाले लगाओ। यस और नो। आप सोच रहे हो मेरे को ऐसा ही कुछ तो भी एक, मतलब अगर ऐसा कोई प्रैक्टिकली होगा इंडिया में तो मेरे को कोई किसी का ऐसा मंदुक नहीं करने का, बट ऐसी एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। तुमको कुछ कुरियर का बिजनेस करना है, लक्ष्मी कुरियर, लक्ष्मी कुरियर, एंड यू आर ट्राइंग एंड टेकिंग द बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ ब्लू डार्ट, यू आर ट्राइंग एंड टेकिंग द बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ वो कौन कौन सा है, फेडेक्स। अब ये फेडेक्स, ब्लू डार्ट, इनके बैलेंस शीट के असेट साइड में 10-10, 15-15, 25-25 प्लेन है खुद के। तेरा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है तीन लूना है। तेरा जो रिस्क है और उनका जो रिस्क है वो वे मच डिफरेंट है। तो थोड़ा औकात में रह के करना है। अब आप थोड़ा सोचेंगे, इसके ऊपर भी आपके दिमाग में ऐसी आइडिया आ रही होगी, बट सर कभी भी इंसान धंधा स्टार्ट करेगा तो छोटा ही करेगा ना, तो मेरे को मेरे लेवल के अनुसार वाला कंपनी उसका बीटा इक्विटी कैसे मिलेगा? और सोचिए अगर मेरे लेवल वाला कंपनी होता तो वो तो कभी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड ही नहीं होता। स्टॉक मार्केट पे तो लिस्ट होता है कि एक बड़ा प्रॉपर लेवल पहुंच जाए उसके बाद। तो ऐसा नहीं है। हाँ ये मैं मानता हूँ, बट ऐसी भी बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनीज है। अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम है, ब्लूमबर्ग बोलकर एक कंपनी है, ब्लूमबर्ग। और ब्लूमबर्ग कंपनी ऐसे 10,000, 15,000, 50,000 अनलिस्टेड कंपनीज को भी ट्रैक करती है, उनके परफॉर्मेंसेस को ट्रैक करती है। आपको तो मालूम है, एक बार आपने कंपनी खोल ली तो आरओसी जीवन भर के लिए आपके ऑफिस की खिड़की पे बैठ जाता है। हमने कंपनीज एक्ट में सब सीखा है, आपको एक एक चीज का फाइलिंग करना पड़ता है, वो सारा डिटेल्स जो होता है वो इनके पास होता है, और ये आपको उससे डेटा भी हेल्प करते हैं, दे गिव यू लॉट ऑफ डेटा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया में अच्छी अच्छी कुरियर कंपनीज है जिनका 100-100, 150, 150, 200, 200, 400, 400 ब्रांच है अलग अलग स्टेट में, बट दे आर नॉट लिस्टेड, बट उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पब्लिकली अवेलेबल, पब्लिक डोमेन में है। आप वो यूज कर कर, वो कैलकुलेट कर कर उनका बीटा, उनका डेट, उनका इक्विटी लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये सर सबको समझ में आ रहा है? कुछ भी इसमें दिक्कत? तो अगर अपने को इसमें नोट्स बनाने हैं, मैं तो आपको बाद में कंसेप्ट बुक दूंगा, उसमें तो सब है, बट अगर आपको अपने आज खुद के नोट्स बनाने, आपको लगता है कि नहीं मैं डेली पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ, लॉल लॉल लॉल, और उसमें मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसमें स्टेप 1 क्या रहेगा? कंपिटिटर का डेट इक्विटी लीजिए, बीटा ऑफ इक्विटी लीजिए, बीटा ऑफ एसेट निकालिए, बीटा ऑफ एसेट को कांस्टेंट रखिए, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर लीजिए, अपना बीटा ऑफ इक्विटी निकालिए। अपना बीटा ऑफ इक्विटी निकल जाएगा, उसको आप रिक्वायर्ड रिटर्न के फॉर्मूला में डालिए। रिक्वायर्ड रिटर्न ही नथिंग बट के ही है, के ई को वैक के फॉर्मूला में लीजिए, आपको पता चल जाएगा लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बताइए कितना क्लियर और परफेक्ट है? क्या मैं आप सीधा आगे बढ़ जाऊं सम सॉल्विंग की तरफ? तो चलिए, क्वेश्चन 1 क्लियर एवरीबॉडी? ये समझ में आया ना? क्वेश्चन 1 में हम लोग कौन थे? एक्स वाई, यस और नो? और जो डेटा हमें दिया गया था वो किसका था? एबी लिमिटेड का। तो हमने एबी लिमिटेड का डेटा यूज किया और उससे पहले क्या निकाल लिया? बीटा ऑफ असेट।
फिर उसी बीटा ऑफ एसेट को क्या किया, कांस्टेंट रखकर हमने हमारा बीटा ऑफ इक्विटी निकाल लिया। सब लोग चेक कीजिए, आपका आंसर 1.427 आ रहा है। परफेक्ट एवरीबॉडी। क्वेश्चन 2 कहता है वी स्टील्स इज प्लानिंग फॉर अ डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब थोड़ा सोचिए, पहले वो क्या बिजनेस करता था, स्टील का। भाई साहब को कहां जाना है, ऑटोमोबाइल। अब आप समझते हैं ना कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अपने अलग रिस्क है, स्टील सेक्टर का अपना अलग रिस्क है, तो उसका एग्जिस्टिंग बीटा लेकर कोई काम नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोग कौन है, उनका क्या है, कैसा चल रहा है, उससे हमें आगे काम करना पड़ेगा। उसका करंट इक्विटी बीटा 1.2 है, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो बीटा 1.6 चलता है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑन एन एवरेज जो गेयरिंग है, गेयरिंग मतलब जो डेट इक्विटी रेशियोज चल रहे हैं, वो है 30%, 70%। अब अगर मार्केट का रिटर्न 25% है, रिस्क फ्री रेट है 10%, टैक्स रेट है 30%, तो आई एम कंसिडरिंग दैट द कॉर्पोरेट डेट इज रिस्क फ्री। क्वेश्चन कहता है आपको 3 बार सॉल्व करके देना है। एक, अगर अपना पूरा इक्विटीज रहा तो कैसा, नंबर 2, 30-70 रहा तो कैसा, और नंबर 3, 40-60 रहा तो कैसा। अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, कैन आई से मेरे को पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर का बीटा ऑफ असेट, यस और नो एवरीबॉडी। तो चलिए लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ असेट ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। जिस सेक्टर में जाने का है उस सेक्टर का डिटेल्स लेना पड़ेगा। अब उस सेक्टर में क्या बीटा चल रहा था, 1.6, और उस सेक्टर में जो डेट इक्विटी रेशो चल रहा है वो 30-70 चल रहा है, यस और नो, और टैक्स रेट 30% दिया है। तो अब क्या हम लोग बीटा ऑफ एसेट निकाल सकता है, यस मैम। बीटा ऑफ एसेट कितना, 1.231। चेक कीजिए सबको 1.231 आ रहा है क्या। अब मैं ये बीटा को क्या रखेगा, टेकिंग बीटा ऑफ एसेट of automobile sector constant, we can calculate beta of equity under various scenarios. So सबसे पहला सिनेरियो 1, फिर से फॉर्मूला लिखना है, बार बार लिखना है। सो बीटा ऑफ असेट तो कांस्टेंट रहेगा, अब बीटा ऑफ इक्विटी निकल जाएगा। हमारा पहले स्टेज में इक्विटी हम क्या ले रहे हैं, 100% सर। तो अगर इक्विटी 100% है तो जो कर्ज है वो क्या रहेगा,
बताइए, सेम ही आएगा। सिनेरियो 2, इक्विटी क्या है 70, तो बीटा ऑफ इक्विटी कम्स टू 1.6। और वैसे ही आपको सिनेरियो 3 का भी कर लेना है। मुझे फाइनल बीटा ऑफ इक्विटी ही बता देना। परफेक्ट एवरीबॉडी। अब बीटा ऑफ इक्विटी तो आ गया। नाउ कैलकुलेशन ऑफ वैक अंडर दीज सिनेरियोज एक देख लीजिए। अब सिनेरियो 1 में आपका बीटा ऑफ इक्विटी क्या था? 1.231। तो क्या मैं रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल सकता हूं? व्हाट इज आरएफ? व्हाट इज आरएम? आरएम 25 minus 10। टेल मी व्हाट इज योर के? 28.47 कर दूं? नाउ as we are all equity financed, common sense can I say KE is equals to WACC is equals to 28.47? yes or no? अगर मेरे धंधे में सिर्फ इक्विटी ही इक्विटी है तो केई और वैक एक ही रहेगा। yes और नो? आप अगर 2 मिनट अब सिनेरियो 2 में देखेंगे तो आपको समझेगा कि क्या एक्स्ट्रा प्रोसेस आ जाती है। अब सिनेरियो 2 में बीटा ऑफ इक्विटी क्या है आपका? 1.6। रिक्वायर्ड रिटर्न फिर से निकाल लेंगे। %34। नाउ अब वैक निकाल सकते हैं, राइट? फॉर्मूला है वेट इनटू केडी, वेट ऑफ इक्विटी इनटू के। अब इधर सेकेंड सिनेरियो में डेट क्या है? 30/70। सो यहां पर वेट रहेगा 3/10, यहां पे रहेगा 7/10। केडी 10%, लेकिन टैक्स है ना 0.3, और के तो 34% है। सो आपका वैक आ जाएगा
25 पॉइंट, ऐसा ही थर्ड सिनेरियो का लिए करो। डन मैम। सिनेरियो 3, बीटा ऑफ इक्विटी क्या है और उसमें रिक्वायर्ड रिटर्न क्या आ रहा है, और उसमें वैक परफेक्ट। चेक कर लो एक बार, आ रहा है सर? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 रीड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3, सो XYZ इज एट प्रेजेंट एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज और उसका डेट इक्विटी है 0.8, इट्स प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ, अब एक्चुअली ठीक है, एंड इट्स कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ फंड्स इज 14% एंड इट हैज अ टैक्स रेट ऑफ 60%। अभी कंपनी सोच रहा है अपन ना एडेसिव्स के फील्ड में जाएंगे, मतलब ये बनाते थे स्पोर्ट्स शूज और इनको घुसने का किसमें, गम में, फेविकॉल में, यस एडेसिव्स में जाना, विच इज अ कंप्लीट डिफरेंट लाइन ऑफ ऑपरेशन। XYZ को पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं, तो कंपनी इज नॉट अवेयर कि इसमें क्या रिस्क होता है। बट उस सेक्टर में कंपनी है PQR, जो कि एक बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेटिव कंपनी है वो पूरे सेक्टर की। अब PQR जो है एक मार्केट में पब्लिकली ट्रेडेड है, उसका डेट इक्विटी रेशियो 0.25 है, बीटा 1.15 है और टैक्स रेट 40 है। क्वेश्चन कहता है पहले तो उस कंपनी का आप सिस्टमैटिक रिस्क निकालो, if the company enters into this business, and you can assume that the CAPM and everything and all is or XYZ also employs the same amount of leverage, और फिर बीबिट में रिस्क फ्री रेट 10%, मार्केट में 15%, तो क्या आपने उस बिजनेस में जाना चाहिए यूजिंग द CAPM अप्रोच? ऐसा है क्वेश्चन, अभी कसं करायचं? अब क्वेश्चन नंबर 3, पहले अपना डिटेल सब लिख लूं क्या? अपन कौन से बिजनेस में? स्पोर्ट्स शूज, और जाना किधर है? अडेसिव्स में, बरोबर है? तो अब स्पोर्ट्स शूज के लिए रिगार्डिंग मेरे पास क्या क्या डिटेल्स है? जैसे डेट इक्विटी है विच इज 0.8:1, और क्या डिटेल्स है मेरे पास? और क्या डिटेल्स है मेरे पास? ऐसा ही मेरे पास अडेसिव्स का है क्या? 0.25:1, और बीटा ऑफ इक्विटी है क्या किसका, उस सेक्टर का? कितना? 1.25, 15, 1.15। और क्या डिटेल्स है?
कैन आई से मेरा खुद का टैक्स रेट अलग है, उसका टैक्स रेट अलग है, मेरा टैक्स रेट क्या है, और एडहेसिव बिजनेस में जाओ तो वो एक चीज आ जाती है। यस और नो। अब ये मैंने मेरे डिटेल्स कर लिए। अब मुझे मेरे डिटेल्स को लेकर सॉल्व करना है कि जिस सेक्टर में जाना है उसका डिटेल्स लेना है, जिस सेक्टर में जाना है सर उसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ एसेट्स ऑफ adhesive sector. So beta of asset is equals to beta of equity into equity, debt 1 minus tax plus equity 1.15 into, अब इधर कितना लेंगे, 1 1 ना मैम, क्यों क्या हुआ, नहीं आया बराबर, कर लीजिए और मुझे भी बताइए क्या आ रहा है। क्या 1 1 बीटा ऑफ असेट एज 1 बना लीजिए। कैन आई से दैट हैज बिकम योर फर्स्ट पार्ट एक तरह से। अब आगे क्या लिखेंगे, टेकिंग, यस, बीटा ऑफ असेट as constant, we can calculate, yes, अपना क्या रेशो है, डेट इक्विटी 0.8। अपने को अपना लेना है ना, नहीं, ये सोचिए वो कंपनी को हो सकता है कुछ एग्जिबिशंस मिल रहे हो, कुछ सब्सिडी मिल रहे हो, अपने को नहीं मिल रहे। बताइए बीटा ऑफ इक्विटी अपना, 1.32। नाउ वी कैन फाइंड रिक्वायर्ड रिटर्न। आरएफ कितना है, बीटा 1.32, आरएम, सो रिक्वायर्ड रिटर्न, सॉरी मैम, 16.6। और अब हम उससे वैग भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज केडी, इनटू वेट, सेवन वन। इजी है ना मैम, बहुत अच्छा है, हमारा थर्ड चैप्टर है, बट सारे एकदम इजी है, बस फॉर्मूला याद रहने चाहिए। अब फॉर्मूला मेरे को बोलेंगे 2-3 महीने बाद मुझे बीटा का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, कोवेरेंस का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, फिर कुछ नहीं होता। नहीं,
परफेक्ट। बढ़ू आगे। Question 4. So REM. So REM is a family-owned business, or family owns 80% of the shares. The remaining 20% is owned by the 4 non-family shareholders. The board of directors बोल रहे हैं एक सेकेंड हैंड प्लेन लेते हैं और उसको गुड्स को इधर से उधर करने में यूज करते हैं. जो एमडी है वो पहले एक्स पायलट था, and one of the non-family shareholders have commission and evaluation from the company's accountants and advice कि कंपनी बहुत पैसा बचा सकती है अगर ये डिलीवरी जो है ये अपन क्या करें, आउटसोर्स कर दें इंस्टेड ऑफ खुद से करना. तो अकाउंटेंट्स ने बोला ठीक है ये सब इवैल्यूएशन अजम्पशन में कंसिडर करते हैं, ऐसा होगा तो अपने पास जो स्पेयर कैपेसिटी है प्लेन्स का अपन वो कहीं और भी यूज कर सकते हैं. पूरा बकवास हुआ है अब तक. मैनेजिंग डायरेक्टर बोले कि ये सब करना है, 5 साल का वगैरह डेटा है और 5 साल के उन्होंने आपको कैश फ्लोज दिए हैं. तो जैसे ईयर 0 में आपको $12.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, उससे आपको पहले 4 साल 3.15 आएगा और 5वें साल आपको थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ 5th ईयर आप वो प्लेन को भी बेच डालोगे. अब कंपनी बोलती है ऐसे तो हम लोग नॉर्मली 12% का वैक लेते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए, बट ये धंधा है ना थोड़ा सा अलग है. तो हमारे डायरेक्टर बोल रहे हैं थोड़ा सीएपीएम वगैरह यूज करो ना. तो आरईएम क्या है, बीन अनलिस्टेड, उसका खुद का तो कोई बीटा है नहीं. तो उसने क्या किया, एक कुरियर कंपनी है लिस्टेड है, उसका बीटा 1.3 लिया और वही कंपनी का डेट रेशो था 1.2 एज कंपेयर टू आरईएम जिसका खुद का रेशो डेट रेशो 1.5 है. अब कंपनी को मालूम है कि मार्केट का रिटर्न 9 है और रिस्क फ्री 5, और अगर रिस्क फ्री डेट्स है बोथ द कंपनीज पे टैक्स एट 30, तो तुम पहले क्या करो, बीटा ऑफ एसेट निकालो, फिर बीटा ऑफ इक्विटी निकालो, फिर थर्ड बिट कहता है वैक निकालो, और फिर फोर्थ बिट कहता है वैक को यूज कर लो एनपीवी करने के लिए. याद है कैपिटल बजटिंग, ईयर कैश फ्लो. वेरी नाइस. ये सब फालतू क्वेश्चन है. Question 4. अब बताइए Question 4 अपने को कुरियर में जाने का है, कुरियर के धंधे में जाने का है. तो एक अपने पास एक प्रॉक्सी कंपनी है, राइट. वो प्रॉक्सी कंपनी का नाम क्या है, पीक्यूआर. अपन कौन है, सॉरी पीक्यूआर क्या, मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. दूसरा कंपनी का नाम क्या है, ऐसी दूसरी कुरियर कंपनी है, यस और नो. तो उसके डिटेल्स लेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे. सो कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ एसेट ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी. अच्छा ब्रैकेट में लिख देता हूं लिस्टेड कुरियर कंपनी. फॉर्मूला है अपने पास, चलो. अब उसका बीटा कितना है और डेट इक्विटी रेशो 1:2, और टैक्स रेट मैम निकाल लीजिए. .963. अपना डेट इक्विटी रेशो क्या है, 1:5. टैक्स रेट सेम, वन पॉइंट. आरएफ मैम, आरएम,
बताइए वैक कितना आ रहा है? वैक तो उनका खुद का दिया था कि हम लोग नॉर्मली 12% यूज करते हैं, बट अब हमारे डायरेक्टर और वो सब बोल रहे हैं कि CAPM का फॉर्मूला यूज करके करो। मतलब ये सही से आप सब कैलकुलेट करके करो। रिस्क फ्री कितना आ रहा है सर? 8.38। बताइए ईयर जीरो में 12.5, ईयर वन से लेके 4 में 3.15 और ईयर फिफ्थ में 5.85। सो NPV इज NPV पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसे कैलकुलेट करने का डिस्काउंटिंग फैक्टर्स? 1/1.00838, 1/1.0838, 4 बार इज इक्वल टू और फिर GT। बहुत बढ़िया। 4 बार इज इक्वल टू के बाद GT कितना आ रहा है? 3.284। अभी ऑन AC दबाने का, फिर 1/1.0838 और 5 बार इज इक्वल टू दबाना, आप GT मत दबाना। फिफ्थ इज इक्वल टू पे आपको फिफ्थ डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा। 5 के बाद GT दबाओगे तो क्या हो जाएगा? वो 5 years का CDF दे देगा, हमें फिफ्थ ईयर का चाहिए। पॉइंट बोलो मैम, जैसा आप बोलेंगे। नहीं नहीं, नेटिव बता दीजिए। 1.746। सो पॉजिटिव अगर NPV है तो फिर 100% हमने ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, पॉजिटिव अगर है तो। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी, मालूम है ना तुम्हें? कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी। हाँ, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ ओकीफिनोकी रियल एस्टेट इज 6 million and the total value of its debt is 4 million. The treasurer estimates कि बीटा अभी तो 1.5 है, मार्केट रिस्क प्रीमियम 9 एंड द ट्रेजरी बिल इज 8। तो वो सबसे पहले तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी ओकीफिनोकी स्टॉक का रिटर्न क्या है? कम ऑन, समझ गए होंगे तुम। रिक्वायर्ड रिटर्न
RF plus beta into RM minus RF. Oh, 91. So, what is RF? 8 beta or market risk premium. Perfect. Next, what is the beta of उसका पोर्टफोलियो? अब वो बीटा पूछ रहे पोर्टफोलियो का असेट का, तो फॉर्मूला क्या है अपना? बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी इनटू इक्विटी अपॉन डेट 1 माइनस टैक्स प्लस इक्विटी. चलो, so what is your beta? 1.5. टैक्स रेट नहीं है. 0.9 आ रहा है क्या? देखो, मैंने ऊपर सॉल्व किया है वो 0.9. सबका आ रहा. उसके बाद कंपनी पूछ रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वैक. सो के डी इंटू डब्ल्यू डी, के ई इंटू डब्ल्यू ई. अब के डी क्या होता है आपका? रिस्क फ्री कितना है? 8. और अभी यहाँ पर वेट है 4/10 प्लस के ई क्या है? 21.5. और वेट क्या होगा? 6/10. वैक ये आपका सी बिट था. यस और नो? बढ़ो आगे. और अब उन्होंने डी बिट क्या बोला? सपोज कंपनी को डाइवर्सिफाई करना इनटू द मैन्युफैक्चर ऑफ रोज कलर्ड स्पेक्टेकल्स, और जो बीटा ऑफ अनलेवरेज्ड ऑप्टिकल मैन्युफैक्चरर्स इज 1.2, तो क्या आप रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल के दे सकता है? अब क्यों नहीं निकाल के दे सकता है? कैसा निकालेगा? क्या दिया है? किधर है बीटा ऑफ असेट्स? कैसे पता चला तुम्हें कि वो बीटा ऑफ असेट है? जो कभी भी देते हैं, वो जब भी देते हैं जो कोई दूसरे सेक्टर में जिसमें अपने को जाना है, वो हमेशा अपने को उसका बीटा ऑफ इक्विटी देते हैं. हम उसको फॉर्मूला लगाकर बीटा ऑफ असेट निकालते हैं. तो तुम्हें कैसे पता चला ये 1.2 ही बीटा ऑफ असेट? वेरी गुड. कैसे? ये एक्चुअल में तुम्हें बीटा ऑफ इक्विटी ही है जैसे अब तक दिया है, बट वो हुआ क्या है, ये अनलेवरेज्ड है. मतलब मेरा डेट जीरो है और इक्विटी ही इक्विटी है, तो बीटा ऑफ असेट और बीटा ऑफ इक्विटी सेम ही रहेगा ना? समझा? नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है. डी बिट लिख के अपन लिखेंगे वी वांट टू एंटर इनटू द बिजनेस ऑफ स्पेक्टेकल्स. स्पेक्टिकल, चश्मा. वी वांट टू एंटर इनटू द बिजनेस ऑफ चश्मा, where beta of equity is 1, where beta of equity is 1.2, not 1, where beta of equity is 1.2. next line, पहले फॉर्मूला लिखो.
बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी इनटू इक्विटी अपॉन डेट वन माइनस टैक्स प्लस इक्विटी। पूरा फॉर्मूला लिखा। अब नीचे लिखिए बट एज it is unleveraged, that is zero debt, as it is unleveraged, that is zero debt, फॉर्मूला में डाल दो। देखो 1.2 into 1 upon 0 plus 1, therefore beta of asset will also be 1.2. Beta of asset will also be 1.2, right? Next line, taking beta of asset as constant, taking beta of asset as constant, we can now calculate R beta of equity. We can now calculate R beta of equity. कितना इक्विटी है हमारा? टू आ रहा क्या? अपना बीटा ऑफ इक्विटी विल बिकम 2। आया 2। नेक्स्ट लाइन, therefore required return is equals to RF plus beta RM minus RF. Therefore required return is equals to RF plus beta into RM minus RF. तो RF दिया हुआ है, बीटा 2 है और आपका रिस्क प्रीमियम भी दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड रिटर्न कितना हो जाएगा? 26। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, कैलकुलेशन ऑफ वैक। कैलकुलेशन ऑफ वैक, और अब वैक का फॉर्मूला लिख दो, के डी इंटू डब्ल्यू डी प्लस के इंटू डब्ल्यू ई। बोला ना, estimate the required return. Required return will be CAPM only if you are 100% equity, na? When you are not 100% equity, your required return is not KE but WACC, na? So WACC, so KE into WE plus KD into WT. So WACC KD into WD plus KE into WE. अपना KD क्या था? 8 इंटू वेट ऑफ डेट क्या था? 4/10 ना? 4/10 प्लस अभी आपने निकाला 18, कर लीजिए। रुकना है क्या? ओके, डन। ब्रेक के बाद